हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार शाक्य दिशा केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के टॉपिक में आपको बताने वाले हैं कि अमोनिया की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और अमोनिया की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है अमोनिया के भौतिक गुण। इससे पिछली क्लास में आपको समझा दिया कि अमोनिया को कैसे प्रिपेयर करते हैं, अमोनिया को कैसे हम फॉर्मेट करते हैं, मतलब कैसे हम अमोनिया को बनाते हैं। अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला भी विधि आपको बता चुके हैं, अमोनिया बनाने की हैबर विधि भी आपको बता चुके हैं। आपके इस वर्ष के एग्ज़ाम में अमोनिया बनाने की हैबर विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी डायग्राम सहित आपको डायग्राम भी आपको बनाना पड़ेगा और उसका सिद्धांत भी लिखना पड़ेगा, क्रिया विधि भी आपको उसकी लिखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं भौतिक गुण की। तो अमोनिया के भौतिक गुण क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं अमोनिया की। तो अमोनिया की आप लोग डाल लीजिए हेडिंग के तौर पर अमोनिया के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया के भौतिक गुण क्या होते हैं तो हम आज की क्लास में जानेंगे। तो अमोनिया के भौतिक गुण ये हैं कि अमोनिया जो होती है वो रंगहीन होती है, कलरलेस होती है, उस पर कोई कलर नहीं होता और तीखी गंध आती है इसके अंदर। अगर इसको सूंघ लें तो इसमें मिर्ची जैसी लगती है, एकदम मिर्च बहुत ज़्यादा सूंघने पर मिर्ची जैसी लगेगी और आँखों में आंसू आ जाते हैं। तो ये इसकी भौतिक गुण होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि आपके फिजिकल को ये प्रभावित करते हैं, इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ठीक है, किसको प्रभावित करते हैं, आपके शरीर फिजिकल को प्रभावित करता है, इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि अमोनिया एक रंगहीन और तीक्ष्ण गंध वाली, तीक्ष्ण माने होती है तीखी गंध वाली गैस है। दूसरा पॉइंट है अमोनिया कैसी बेटा, तीखी गंध वाली रंगहीन गैस है, कलरलेस है। ठीक है, गैस है। और दूसरा आपका पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है इसे सूंघने पर आँखों में आंसू आ जाते हैं। आँखों में क्या आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। इसे सूंघने पर आँखों में, भाई तीखी गंध है तो आँखों में आंसू आ ही जाएंगे। इसीलिए तो इस गैस का उपयोग अश्रु गैस बनाने में होता है। अश्रु के गोला जब जैसे कोई स्ट्राइक हो रही है कहीं, मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ है और भीड़ हट नहीं रही है, पुलिस वाले उसको हटा नहीं पा रहे हैं, तो पुलिस वाले इस अश्रु गैस के गोले छोड़ देते हैं। उन अश्रु गैस के गोले बनाने के लिए भी अमोनिया का विशेष महत्व होता है, इसलिए अमोनिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है अमोनिया जो है वो जल में बहुत अधिक विलेय है। अमोनिया जल में कैसी है, अति विलेय है। ठीक है बेटा, बहुत जल्दी घुलने वाली जो पदार्थ होता है वो अमोनिया बहुत अधिक जल्दी मात्रा में घुल जाती है, इसलिए अति विलेय बोल सकते हैं। और घुलने के बाद ये क्या बना सकती है, ये क्षार बना सकती है। क्या बना सकती है, क्षार, दुर्बल क्षार। इसीलिए अमोनिया एक दुर्बल क्षार के रूप में भी होती है। तो ये इसके भौतिक गुण हैं। और भी कह सकते हैं अमोनिया के कई सारे भौतिक गुण होते हैं, लेकिन मैंने मेन पॉइंट आपको लिखा दिए और बुक से आप पढ़ लेना। ये तो रटने ही पड़ते, इसमें कोई ज़्यादा समझाने वाली चीज़ नहीं होती। तो और 2-4 पॉइंट हो आप पढ़ लेना, जो मैंने मेन पॉइंट थे वो आपको समझा दिए। और बात करते हैं अब अमोनिया की रासायनिक गुण की बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हर स्टूडेंट को रासायनिक गुण में ही आती है। किसी के भी रासायनिक गुण याद करने हो तो ज़्यादातर छात्र उसको रटते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर रटते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो हम आपको कुछ खास तकनीकी के द्वारा, खास टेक्नोलॉजी के द्वारा आपको रटना तो है ही। अब जितनी रिएक्शन होती हैं विश्व में, जितनी भी रिएक्शन होती हैं उनको सबको रटना पड़ता है, लेकिन हम आपको कुछ विशेष तकनीकी के द्वारा उसको रटने में थोड़ी हेल्प कर सकते हैं। आप लोग देखेंगे कैसे हेल्प होगी आपकी। तो अमोनिया के रासायनिक गुण क्या हैं, तो सबसे पहले अमोनिया क्या है, क्षारीय गुण। पहला है आपका क्षारीय गुण। तो अमोनिया एक दुर्बल क्षार है। अमोनिया कैसी, एक दुर्बल क्षार है। कैसे पहचाना ये दुर्बल क्षार है, देखिए अमोनिया का सूत्र होता है NH3 होता है। तो अमोनिया के पास क्या होता है, H हमेशा एक बॉन्ड से जुड़ता है, H हमेशा एक बॉन्ड से जुड़ता है, H हमेशा एक बॉन्ड से, 3 H बॉन्ड जुड़ गए। फिर भी अमोनिया के पास 2 इलेक्ट्रॉन शेष रह जाते हैं, जिसको हम एक पेयर कहते हैं। इसको हम लोन पेयर के नाम से जानते हैं। ये लोन पेयर, इसी को हिंदी में कहते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो शेष रह जाता है, यही एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म
अन्य पदार्थों को ये दान करने की प्रवृत्ति रखता है, इसलिए इसे लुईस क्षार के नाम से भी जाना जाता है। आपने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा होगा कि लुईस क्षार किसे कहते हैं। लुईस क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जिनके केंद्रीय परमाणु केंद्र में है, ये जिनका केंद्रीय परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की प्रवृत्ति रखता है, उसे हम लुईस क्षार कहा जाता है। और लुईस अम्ल किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म लेने की प्रवृत्ति रखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति करते हैं, उनको लुईस अम्ल कहते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को इधर जो लेने वाला है वो लुईस अम्ल होगा, लुईस अम्ल ही इसको ले सकता है और कोई नहीं ले सकता। तो इधर होगा लुईस अम्ल, इधर होगा लुईस क्षार। तो ये लुईस क्षार है क्योंकि इनके पास लोन पेयर, अतिरिक्त लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों को दान करने की प्रवृत्ति रखता है, इसलिए इसको हम लुईस क्षार का नाम देते हैं। लुईस क्षार इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको लुईस ने इस अवधारणा को दिया था, इसलिए उन्हीं के नाम से इसका नाम पड़ा लुईस क्षार। तो ये लुईस क्षार के नाम से जाना जाता है। ओके, एक ऐसे पहचान सकते हैं। दूसरा तरीका है, अगर इस अमोनिया को हम पहले जल में घोल दें, किस में घोल दें, अमोनिया को अगर जल में घोल दें तो आपका एक क्षार बनेगा। देखा कैसे बनता है क्षार, देखिए सभी लोग ध्यान दें। H2O जब क्रिया करता है तो H2O दो रूपों में टूटता है, दो आयनों में टूटता है, एक H+, एक OH-। इसको आप रट लें, नोट कर लें, इसको ध्यान रखना। अधिकांश रिएक्शनों में H2O H+ OH- में टूटेगा, अधिकांश में टूटेगा, हर जगह H2O H+ OH में नहीं टूटेगा। ये बात कान खोल के सुन लीजिए। नहीं आपको अक्सर H2O H+ OH में टूटता है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं केवल आपको रटने का तरीका बता रहा हूँ, ऐसे रट लो, थोड़ा आसानी हो जाएगी, वैसे रटनी पड़ती हैं। तो ये अधिकांश मात्रा में H2O H+ OH- में टूटता है। और जो H+ टूटता है, ये H+ हमेशा NH3 के साथ संयुक्त हो जाता है हमेशा, क्योंकि इसके अंदर लोन पेयर है। देखो ये लोन पेयर है, तो लोन पेयर ये देखो प्लस है, इसके पास प्लस का मतलब केमिस्ट्री में प्लस कब है, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन की कमी कौन दूर करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको दान कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको दान कर देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन की कमी दूर हो जाएगी। इसीलिए H इस कमी को, अपनी कमी को दूर करने के लिए NH3 के पास जाता है, और जैसे ही NH3 के पास जाएगा तो वो चिपक जाएगा उसी के पास, उसी का बन के हो रह जाएगा। तो यहाँ 3 है और एक H और आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा NH4 आ गया। NH4 इस समय ही NH4 पर कोई आवेश नहीं था, कोई चार्ज नहीं था NH3 पर, लेकिन जैसे ही H+ आया वैसे ही इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा, ये रहा प्लस चार्ज। ओके, अच्छा अभी नहीं है, अभी देखो अमोनिया के पास कोई चार्ज है, इसका सूत्र NH3 होता है, इस उदासीन होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही H इसके पास जुड़ेगा तो H का ऊपर एक प्लस है, वो प्लस इसके ऊपर आ जाएगा तो H+ बन जाएगा, और बचा क्या OH, तो OH जैसे का तैसा। अब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और ये प्लस और माइनस आपस में चिपक जाते हैं, मिल जाते हैं, तो क्या बन जाते हैं NH4OH। तो ये इसको कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अब देखो आप लोग फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ चुके हो, 11th क्लास में ये पढ़ चुके हो, जिन कंपाउंड के अंदर OH होते हैं उनको क्षार कहा जाता है। तो ये भी आपकी क्षार है, तो इसको दुर्बल क्षार कहा जाता है, तो ये दुर्बल क्षार बनाता है, इसीलिए हम कह सकते हैं अमोनिया भी एक दुर्बल क्षारीय होती है, ठीक है। ऐसे पहचान सकते हैं। आ गया समझ में क्षारीय गुण। तो समझे क्षारीय गुण को अगर इसके बारे में लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका आपको बताया। अमोनिया एक दुर्बल क्षार है क्योंकि अमोनिया के केंद्रीय परमाणु पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, जिससे ये पेयर दान करने की प्रवृत्ति रखता है, अतः अमोनिया एक लुईस क्षार है, ठीक। अथवा अमोनिया को जल में घोलते हैं, ये दूसरी परिभाषा है, अमोनिया को जल में घोलते हैं तो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का दुर्बल क्षार बनाता है, इसलिए अमोनिया एक दुर्बल क्षार की तरह भी कार्य करता है। तो लुईस क्षार भी है और दुर्बल क्षार भी है, ठीक है। तो ऐसे लिखना है इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। रिएक्शन भी आपको समझा दी। अब दूसरी हेडिंग है आपकी, दूसरा रासायनिक गुण है आपका है लवणों से क्रिया। किससे क्रिया, अम्लों से क्रिया। दूसरी हेडिंग है आपकी अम्लों से क्रिया। अब आप लोग जानते हो बेटा, अम्ल तो बहुत सारे मात्रा में, बहुत सारे अम्ल हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन में अधिकांश अम्लों में सबसे ज़्यादा अम्ल कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन सी रिएक्शन में भाग लेते हैं, वो हैं आपके HCl, H2SO4 और HNO3। ये 3 अम्ल ही
ज़्यादातर अधिकांश मात्रा में रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इनका ध्यान रखना है। ठीक है, इनसे क्रिया करानी है, किससे? अमोनिया की। तो आप इनसे क्रिया करेंगे, देखिए अम्ल है और अमोनिया एक क्षार है, तो आप समझ सकते हो अमोनिया एक आपकी क्षार है, अमोनिया क्षार है और ये अम्ल है। तो आप सभी लोग फर्स्ट ईयर क्लास, वो 10th क्लास में चैप्टर नंबर 1 में भी आप पढ़ चुके हो, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हो, 10th में भी पढ़ चुके हो, क्योंकि क्षार और अम्ल हमेशा आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। तो इसका मतलब लवण बनेगा इससे। तो इसकी थ्योरी कैसे लिखोगे? थ्योरी ऐसे लिखोगे कि अमोनिया अम्लों से अभिक्रिया करके लवण बनाती है, ऐसे। ठीक है, अब कैसे लवण बनाती है, कौन कौन से लवण बनाती है, जैसे आप समझने के लिए, जैसे मान लो अमोनिया ले लो और अमोनिया के साथ आप अम्ल का नाम मान लो HCl ले लो, इनमें से एक HCl ले लो। तो मान लो HCl आपने ले लिया, तो आपको मैंने अभी जस्ट बताया था, जस्ट नाउ, आप लोग ध्यान दें या ना दें, मैंने अभी बताया था ये H+, ये माइनस है। तो ये प्लस है, तो ये प्लस क्या करेगा? अपने वैकेंट ऑर्बिटल को, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो वो अपनी पूर्ति करने के लिए किसके पास जाएगा? अमोनिया के पास। जैसे अमोनिया के पास जाएगा, वो अमोनिया के पास चिपक जाएगा और क्या बना लेगा? NH4+ बना लेगा, NH4+ आ जाएगा। और Cl जैसे का तैसा रहा, Cl पर एक माइनस है, तो ये आपस में क्रिया करेंगे तो कंपाउंड ऐसे बनता है बेटा, कंपाउंड ऐसे बनता है। ये वाला जो एक है वो इसके पैरों पर आ जाता, तो एक गुणा ये नीचे आ जाता है, ये यहाँ पर, तो 4 एकन 4, इसलिए यहाँ एक आ जाता है, एक आ गया 4 बनेगा। ऐसे ही ये एक है, इसको एक ही मानेंगे, +1, इसके ये वाला एक इसके पैरों में जाता, एक आता, तो क्या बन जाता आपका? NH4Cl बन गया। इसको कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, इसको नौशादर के नाम से भी जानते हैं, नौशादर, समझ गए? ये क्या है? एक लवण है, साल्ट है। लवण मतलब लिबड़ने से बना है, लिबड़ माने चिपकने से, आपस में गुड़ी मुड़ी हो गए, कहने का अर्थ आपस में ये दोनों लिबड़ गए, चिपक गए, और इसलिए लवण इसको बोलते हैं। लवण लवड़ने से, लड़ने से बनता है लवण। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर समझ लो। मान लो H2SO4 से क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा? NH3 की क्रिया यदि आप H2SO4 से कराते हैं तो रिएक्शन क्या बनेगा? फिर बेटा इसको भी तोड़ लो, जिस प्रकार इसको तोड़ा वैसे इसको तोड़ो। इसमें बेटा 2 H+ हैं, समझना मेरी बात, इसमें 2 H+ हैं, तो H+ आपके 2 हैं, तो 2 H+ अलग हो जाएंगे, SO4 2- अलग हो जाएगा। ठीक है, और क्या बनाएगा? अब ये आप जानते हो ये H+ इसके साथ क्रिया करता है, लेकिन एक ही H+ आता है, तो इस समय इसके पास 2 H+ हैं, समझना मेरी बात भाइयों और मेरी बहनों, 2 H+ हैं, तो एक H+ इसके पास जाएगा, क्या बना लेगा? ये जब बना लेगा आपका NH4, ऊपर एक प्लस बन जाएगा। अब ये प्लस किसके पास जाएगा? अब इसके लिए तो प्लस है नहीं, तो इसके लिए प्लस नहीं है, तो अमोनिया को एक और अमोनिया NH3 लेना ही पड़ेगी, तभी ये इसके पास आ पाएगा, वरना नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब इसके लिए आप 2 का गुणा इसमें पहले कर दो, देखो 2 NH3 हो गए, अब आपकी हो जाएगी। तो एक H इस NH3 से जुड़ गया तो NH4 हो गया, एक और इसके साथ जुड़ गया तो 2 एक और जुड़ गया, तो एक और आपका NH4+ आ गया 2। अब इसके साथ जुड़ेगा, किसके साथ? SO4 2- के साथ जुड़ेगा, राइट है। तो रिएक्शन कैसे होती है? अब रिएक्शन कैसे होगी आप लोग समझ सकते हो। आप चाहो तो ऐसे कर लो रिएक्शन, ऐसे इसके 2 इसके पैरों पर, इसके 1 इसके पैरों पर, या फिर ऐसे कर लो, इकट्ठा कर दो, इन दोनों को इकट्ठा कर लो, तो आप ऐसे बोल सकते हो NH4 का होल ट्वाइस, क्योंकि 2 लोग हैं, जैसे x आपके 2 हों तो इनको x2 बोल सकते हो, ऐसे ही आप NH4 को होल ट्वाइस बोल सकते हो, और SO4 जैसे का तैसा, तो आपका ये बनेगा NH4 का होल ट्वाइस SO4। समझ में आ गया? ऐसे ही आप इसको आप लिख सकते हो NH4 का होल ट्वाइस SO4, नाम है अमोनियम, इसको बेटा अमोनियम कहते हैं, अमोनियम। क्योंकि अमोनियम क्यों कहा गया? क्योंकि अमोनिया है, अमोनिया में H इसके पास मिल गया, तो मिलने पर बोलते हैं नियम, मिलियम माने मिल गया, अमोनिया में H मिल गया तो नाम हो गया अमोनियम, अमोनियम अथा अमोनियम। तो ये अमोनियम है, इसमें H एक्स्ट्रा मिला हुआ है, इसलिए नाम अमोनियम है, और इसको कहते हैं सल्फेट, तो हो गया अमोनियम सल्फेट। देखिए कितना आसान है रिएक्शन को करना। ओके, अब आप कर पाएंगे रिएक्शनों को, बहुत आसानी से कर पाएंगे, जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रिएक्शन करना आ जाएगा। तो मैं आपको रटना ही बता रहा हूँ, ये भी रटना ही है, लेकिन आपको थोड़ा तरीका बता रहा हूँ, इससे रटने में आसानी हो जाएगी, रिएक्शन को समझने में आसानी हो जाएगी, और रिएक्शन आसानी से याद कर पाओगे। ठीक है, चलिए ओके, ये तो थी आपकी अम्लों से क्रिया, ये भी आपके लवण बनाते हैं।
अब बात आती है, अब इन्हीं लवणों से क्रिया कराई जाए, जो लवण उधर बने हैं उन्हीं से क्रिया कराई जाए। तो लवणों से क्रिया, नेक्स्ट हेडिंग है लवणों से क्रिया, तीसरी हेडिंग है आपकी लवणों से क्रिया। अब लवण कौन कौन से होते हैं? लवण तो बेटा बहुत सारे होते हैं, प्रकृति में लवण तो बहुत सारे पाए जाते हैं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी बुक में जिन जिन लवणों से क्रिया कराई गई है उन्हीं से हम क्रिया करेंगे, फालतू और किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे। एनसीईआरटी बुक में आपकी ZnSO4 से क्रिया दी गई है, FeCl3 से क्रिया दी गई है, ये भी आपके साल्ट हैं। क्या हैं? लवण हैं। कुछ छात्र सोच रहे होंगे सर लवण हम कैसे पहचान लेते हैं, कैसे पहचान लेते हैं लवण? देखिए लवण पहचानना बहुत आसान है। एक तत्व धातु होगा, मतलब आगे वाला धन होगा, पीछे वाला ऋण होगा 100%, और ऋण वाला कहाँ होगा? P ब्लॉक का एलिमेंट होगा, उसको ऋण कहते हैं। देखिए आपका लोहा धातु है और Cl आपका क्लोरीन है, क्लोरीन P ब्लॉक का है, 17वें वर्ग का तत्व है, इसका मतलब इस पर माइनस चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज है, इन दोनों के संयोग से जो पदार्थ है उसको हम लवण कहा जाता है, उसको हम साल्ट कह सकते हैं। समझ में आया? तो अम्ल और क्षार के अलावा जो पदार्थ पाया जाता है प्लस और माइनस में, वो आपका साल्ट ही होता, लवण ही होता और कोई नहीं होता। ठीक है, तो लवण आपका हो गया। तो इनसे आपकी क्रिया कराएंगे तो क्या बनता है? तो इसकी बनता क्या है, इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे, इसकी पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, उसके बाद थ्योरी बनाना सीख लो, है ना। तो रिएक्शन से थ्योरी बनाना सीखो। अभी तक क्या था, आप लोगों को थ्योरी पहले लिखाई जाती है, उसके बाद रिएक्शन कराई जाती है, तो वो आपकी पूरी तरह से रटने की प्रक्रिया पर आधारित है। उससे आपको रिएक्शन रटनी ही पड़ेंगी, और रिएक्शन रटोगे तो फिर भूल जाओगे, रटोगे फिर भूल जाओगे। और अगर आप ऐसे करते हो, पहले रिएक्शन कर लो, रिएक्शन समझ लो, फिर रिएक्शन समझने के बाद उससे थ्योरी बनाना सीख जाओ, थ्योरी को कैसे प्रिपेयर करते हैं थ्योरी बनाना सीख जाओ, तो आपके अंदर ये कला विकसित हो जाएगी। अगर ये कला विकसित हो गई तो आपके नंबर भी अच्छे आएंगे और आप कभी भूलोगे भी नहीं। समझ गए मेरी बात? तो आपको रटने में भी आसानी हो जाएगी। तो चलो हम आपको समझाते हैं क्या बनेगा। अभी मुझे नहीं पता क्या बनेगा, लेकिन फिर भी हम इसकी थ्योरी को कितनी आसानी से लिख पाएंगे, मुझे खुद में नहीं पता वास्तव में क्या बनेगा। चलिए हम चलते हैं। तो इनकी हमें इन लवणों की, ये लवण हैं, इन लवणों की अमोनिया के साथ क्रिया करानी है। तो देखिए अमोनिया का फॉर्मूला ये रहा, ये अमोनिया का फॉर्मूला है। ये अमोनिया का फॉर्मूला किससे क्रिया करेगा? NH4OH, वो ZnOH से। ठीक है बेटा। अब एक बात कान खोल के सुन लीजिए, मैं जो बताने जा रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान रखेंगे भैया, नहीं ध्यान रखोगे तो रिएक्शन गलत हो जाएगी। ये जो लवण हैं जिंक सल्फेट FeCl3, ऐसे अमोनिया कई सारे लवण ऐसे हैं, अमोनिया कई सारे लवणों से क्रिया करके सूखे में क्रिया नहीं करती। सूखे का मतलब है गैसीय अवस्था में क्रिया नहीं करेगी। इसमें अमोनिया में जब तक पानी नहीं मिलेगा, लिक्विड अवस्था में जब तक ये नहीं आएगी, तब तक ये जिंक सल्फेट और FeCl3 से क्रिया नहीं कर पाती। समझ गए? तो फिर कैसे क्रिया करेगी? तो ये क्रिया करेगी जब इसके अंदर पहले से आप जल मिला दो। क्या मिला दो? जल, अर्थात इसको जलीय कर लो। जब ये जलीय अवस्था में आ जाएगी तब इनसे क्रिया कर पाएगी, वरना नहीं कर पाएगी। तो जल से क्रिया करेंगे तो आप लोग जानते हैं जल से क्रिया करके क्या बनाएगा। ये देखो H+ टूटता है, OH- में टूटता है, आप लोग जान चुके हो। H+ के पास जुड़ जाता है, क्या बन जाता है? NH4, और ये क्या हो जाएगा? OH। तो इसका मतलब अमोनिया का जलीय रूप क्या कहलाता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन आ जाए कि अमोनिया का जलीय रूप क्या है, अमोनिया के जलीय विलयन का सूत्र लिखो, तो आप कहेंगे NH4 का होल ट्वाइस, वो NH4OH। ये अमोनिया का जलीय विलयन है। और शुष्क अमोनिया कौन सी है? NH3। इसको शुष्क अमोनिया कहते हैं। सूखी अमोनिया केवल गैस, ये लिक्विड है, जल में परिवर्तित हो गया। ये गैस अभी क्रिया नहीं कर पाई, गैस उड़ जाएगी जब तक क्रिया करेगी तब तक, इसलिए इसको लिक्विड में बदलना पड़ेगा। तो बात समझ में आ गया? तो अमोनिया को हमें लिक्विड में बदलना पड़ा, इसको कहते हैं लिक्विड अमोनिया। तो NH4OH, इसको कहते हैं अमोनिया का जलीय विलयन। तो अमोनिया के जलीय विलयन से इसकी क्रिया कराएंगे। तो अमोनिया के जब जलीय विलयन से इसकी क्रिया कराएंगे तो आपका क्या कंपाउंड बनेगा? अब आप रिएक्शन कर पाओगे बहुत आसानी से, बहुत ईजी वे में। कैसे कि आपको पता है अगर इसको हम तोड़ें तो आपको कहाँ से टूटेगा? आपको पता है अगर हम इसको तोड़ें तो आपका NH4+ आएगा, ऐसे ही टूटेगा क्योंकि यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहीं से बना था ये, तो NH4 ब्रेक हो जाएगा, OH अलग हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये भी आपका यहाँ से ब्रेक हो जाएगा,
Zn अलग हो जाएगा, SO4 अलग हो जाएगा। क्या आप जानते हो Zn पर कितना चार्ज होता है? आपको ये याद करना पड़ेगा भाई, ये याद नहीं कर पाओगे तो नहीं कर पाओगे। चलो SO4 पे बताओ, SO4 पे भी नहीं पता तो फिर नहीं कर पाओगे। SO4 पे मैं बता रहा हूँ 2 नेगेटिव चार्ज रट लो, चलो आज रट लो। SO4 पर 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं और Zn पर 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं। जितने माइनस उतने प्लस होते हैं, ठीक है, जितने प्लस उतने माइनस होते हैं, बराबर चार्ज होता है। हो गया? इसका मतलब इसको मैंने तोड़ के अलग कर दिया, इसको तोड़ के अलग कर दिया, अब रिएक्शन हो जाएगी। अब रिएक्शन कैसे करेंगे? रिएक्शन बहुत आसान है, इस प्लस वाले को आपको माइनस के साथ मिला देना। होगी? अब इन दोनों को पास पास बुला दो, ये भैया पास आ गए, ये भैया तुम भी पास आ जाओ। इसके पास 2 हैं, इसके पास संयोजकता, ये संयोजकता बोलते हैं, ऑक्सीकर संख्या भी बोलते हैं। तो इस समय हम संयोजकता लिख रहे हैं। संयोजकता जब लिखते हैं तो माइनस प्लस का चिन्ह नहीं लगाते, संयोजकता लिखते हैं तो माइनस प्लस नहीं लगाते, ठीक है। अब इन दोनों को संयोग कैसे करेंगे? ऐसे, ये जब गले मिलेगा इसके तो ये वाले 2 इसके पैरों पर आ जाएंगे, लेकिन ये दो तत्व हैं इसलिए इनके बीच में कोष्ठक आएगा ऐसे। इसका 1 का गुणा यहाँ करेंगे तो ये वाला 1 उतर के यहाँ आ जाएगा 1, लेकिन इसमें भी 2 तत्व हैं, इसमें भी कोष्ठक लगाएंगे तो 1 का गुणा करेंगे तो कोई मतलब नहीं रहता, इसलिए कोष्ठक लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका सूत्र क्या बनेगा? NH4 का होल ट्वाइस और SO4। इसमें कोष्ठक हटा सकते हो क्योंकि 1 है इसलिए। तो आपने देखा कितनी आसानी से ये बन गया। क्या बन गया आपका? NH4 का होल ट्वाइस SO4 बन के तैयार हो गया। समझ में आया? इसके 2, ये 2 थे, यहाँ 2 आ गए। अगर यहाँ 3 होता तो इसके पैरों पे 3 आ जाता, होल थ्राइस हो जाता, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप इसको हटा लेते हैं, अब केवल ये 2 बचे। अब इन दोनों को रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? इन दोनों को, इसको थोड़ी देर के लिए हटा लीजिए, जब इसका काम खत्म हो गया तो इसको हटा देते हैं। अब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो ऐसे ही रिएक्ट करेंगे। तो पहले आप प्लस वाले को लिखते हो, सभी लोग ये ध्यान रखें, केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो चाहे हिंदी हो चाहे आपकी व्यवहारिक में, पहले पुरुष को लिखा जाता है फिर स्त्री को आता है। तो ये पुरुष मान लीजिए प्लस है और ये स्त्री मान लीजिए माइनस है, तो पीछे लिखते हैं, ठीक है। आगे आगे राम चलें, पीछे पीछे सीता। तो ये राम है प्लस पुरुष हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और ये सीता जी हैं। तो ये आपके +2 हैं, अर्थात संयोजकता लिखते समय प्लस चिन्ह नहीं लगाएंगे। और इसका आपका -1 है, लेकिन 1 लिखेंगे, माइनस नहीं लगाएंगे। अब इनको भी ऐसे ही रिएक्ट करेंगे। इसके 2 इसके पैरों में जाएंगे, देखिए ऐसे, देखिए ये आ गए, क्योंकि 2 तत्व हैं इसलिए कोष्ठक लगाएंगे ऐसे। ये इसके पैरों पे 1 यहाँ आएगा, लेकिन ये एक ही तत्व इसलिए कोष्ठक लगाने की ज़रूरत नहीं। तो आप देखा क्या बना आपका ZnOH का होल ट्वाइस। इसको कहते हैं अवक्षेप। ये बेटा भूरे रंग का अवक्षेप होता है। कैसा होता है? भूरे रंग का होता है, भूरे नहीं सॉरी सफ़ेद अवक्षेप होता है, सफ़ेद, जिसको श्वेत कहते हैं। ये जो दही जैसा, मट्ठा जैसा नीचे, जब आप देखो, आपने कभी लेबोरेटरी में कभी गए हो, आपने प्रयोग किया हो, तो लेबोरेटरी में ऐसे प्रयोग करते समय जब कोई कंपाउंड बन जाता है, कोई पदार्थ बन जाता है, वो अपने आप धीरे धीरे परखनली के नीचे तली पर बैठ जाता है, दही जैसा सफ़ेद सफ़ेद, उसी को अलग छिक जाता है, वो अलग एकदम अलग हो जाता है, उसको हम अवक्षेप कहते हैं। तो अवक्षेप बन जाता है। तो इसका मतलब अमोनिया के जलीय विलयन से अगर हम इन लवणों की क्रिया कराएं तो 100% अवक्षेप बनते हैं, ठीक है। इसका नाम है जिंक सल्फेट, और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम अमोनियम है, और इसका नाम क्या है? सल्फेट है, तो नाम हुआ अमोनियम सल्फेट। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा जिंक, और OH को कहते हैं हाइड्रोक्साइड, तो नाम हुआ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आ गया? इसका भी नाम, दूसरा नाम हो सकता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो नाम बनाना भी आसान है। तो आपकी बात समझ में आ गई कि रिएक्शन कैसे होती हैं, पूरी तरह से एकदम समझ में आ गया। ऐसे रिएक्शन को करते हैं। अब इसकी थ्योरी लिख पाओगे? आप ऐसे थ्योरी लिखेंगे क्या? लवणों से क्रिया हेडिंग डालोगे और लिखोगे कैसे? सुनिए, अमोनिया अपने जलीय विलयन से, अमोनियामय जलीय विलयन ऐसे बोल सकते हो, इसको बोल सकते हैं अमोनियामय जलीय विलयन। क्या बोल सकते हैं इसका? इसका दूसरा नाम हो सकता है अमोनियामय जलीय विलयन, ऐसे भी बोल सकते हो, ये भी नाम हो सकता है इसका। तो क्या बोल सकते हो? अमोनियामय जलीय विलयन जिंक सल्फेट से अभिक्रिया करके, मेन कंपाउंड का नाम लिखते हैं, अभिक्रिया करके जिंक हाइड्रोक्साइड का सफ़ेद अवक्षेप बनाता है।
क्या बनाता है, जिंक हाइड्रोक्साइड का सफ़ेद अवक्षेप बनाता है। बस फिर ये रिएक्शन लिख दोगे, उतार लोगे, नोट कर लोगे, हो गई रिएक्शन, है ना, आसान। ऐसे ही आपको मान लीजिए एक बार उसको भी देख लो, FeCl3 से अगर कम समझ में आई तो एक बार एक और देख लो। FeCl3 से क्रिया कराएं, किससे, ऐसे भी इसको FeCl3 को पहले भी लिख सकते हो, उससे कोई आपत्ति नहीं, इसको उठा के इधर लिख सकते हो, इसको उठा के इधर। हम अब की बार चलो FeCl3 को पहले लिख दे रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं, अमोनियामय जलीय विलयन को बाद में लिख दे रहे हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप जानते हो रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन आपको पता लग गया। अब इसको तोड़ना आना चाहिए, जैसे इसको तोड़ना आना, तो तोड़ेंगे कहाँ से, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी यहाँ से, Fe अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा, राइट है। लेकिन आपको अब पता होना चाहिए Fe पे कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे। ये जो 3 लिखे हैं वो Fe के ही होते हैं, अभी बताया ऐसी रिएक्शन होती है। तो इसका मतलब ये इसके सिर पर जो लिखा जाता है ऑक्सीकरण संख्या, वो ये यहाँ पर लिखी जाती है उसके दूसरे के पैरों पर। तो इसका मतलब ये 3 इसके हैं, राइट है। और ये Cl का कहाँ है, Cl का कहाँ मिलेगा, Cl का इसके पैरों में मिलेगा, Cl का 1 मिलेगा, समझ में आया। लेकिन आप लोगों को अभी बताया, आगे आगे राम चले पीछे पीछे सीता, अर्थात आगे वाले प्लस हैं और पीछे वाले माइनस हैं, ठीक है। अच्छा, समझ में आ गया। लेकिन इसमें संख्या कितनी है, सीता जी की संख्या 3 है, अर्थात 3 Cl हैं, 3 Cl लिख सकते हैं ऐसे, चाहो तो आप ऐसे लगा सकते हैं 3 Cl, लेकिन यहाँ मत लगाओ, ऐसी आप छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वो बाद में लगा देना उसको, ये नीचे वाले जो संख्या है इसको बाद में लेते हैं, अभी नहीं लेते, रिएक्शन में नहीं लेना, ठीक है। ये 3 आपने यहाँ लिख तो दिए, अब रिएक्शन में मत लेना। हाँ, अब ऐसे ही इसको तोड़ो, इसको तोड़ेंगे तो क्या इसमें टूटेगा, NH4 प्लस में और OH माइनस में। अब रिएक्शन फिर कर लीजिए, रिएक्शन कैसे होगी, ये प्लस वाला किससे करेगा, माइनस से, माइनस तो क्या से करेगा, मैंने बताया रिएक्शन करते समय इसका माइनस नहीं लिखना, इसके पैरों पर यहाँ लटका देना 1 और इसके 3 कहाँ लटका देना, यहाँ, लेकिन यहाँ कोष्ठक लग जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 2 तत्व हैं, 2 तत्वों के बीच क्या लगाते हैं, कोष्ठक। तो ये 3 इसके पैरों पर आ जाएंगे, ये वाला 1 इसके पैरों पर आ जाएगा, यहाँ एक ही तत्व इसलिए कोष्ठक लगाएंगे नहीं। तो समझ में आ गया, इसके 3 कहाँ चले गए, आपके यहाँ चले गए, इसके 1 कहाँ चले गए, यहाँ चले गए, और आपस में जुड़ जाएंगे, चिपक जाएंगे, क्या बन जाएगा, FeOH का होल थ्राइस। देखो बन गया FeOH का होल थ्राइस, ठीक है। ऐसे ये भी आपका अवक्षेप होता है, ये भी आपका अवक्षेप है। ये अवक्षेप कैसे होता है, ये होता है लाल भूरे रंग का अवक्षेप, लाल भूरे रंग का। ये रंग तो याद करने पड़ेंगे, ये रटने ही पड़ते हैं, इसकी कोई तरीका नहीं, कोई जुगाड़ नहीं, ये प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल में पहचान पाओगे ये लाल आएगा कि हरा आएगा, आपकी कोई तरीका नहीं है, आपको रटने पड़ेंगे, लाल आएगा कि भूरा आएगा। तो भूरा अवक्षेप इससे प्राप्त होता है, लाल भूरा अवक्षेप। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, इसका मतलब मैंने इससे क्रिया करा दी, ठीक है। अब आप एक चीज़ देख रहे हो, एक चीज़ आपने अगर गौर की हो, आपने ध्यान दिया हो कि Fe की क्रिया हमने OH से कराई, तो OH को कितना चाहिए, OH कितने होने चाहिए, OH 3 होने चाहिए, तभी Fe इससे क्रिया कर पाएगा। 3 OH होने चाहिए, इसका मतलब 1 OH है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अगर चाहो तो अभी करो, तो चाहे बाद में कर दीजिए, बैलेंस बाद में कर लो, चलो कोई बात नहीं, बैलेंस बाद में कर लेना, समझाया था मैंने आपको। अब ये वाला इससे क्रिया करेगा, तो पहले आगे आगे राम चले पीछे पीछे सीता, तो पहले प्लस फिर माइनस, तो बनाओ क्या बनेगा, NH4, ये 1 इसके पैरों में जाएगा, तो 1 अनेक, कोष्ठक लगाने की जरूरत नहीं, अब 1 हो तो 1 का गुणा करेंगे उतना ही रहेगा, NH4, और ये Cl, तो ये प्लस प्लस बराबर हैं, तो सीधा सीधा चिपका के लिख दूँ, तो बनेगा आपका NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, समझ गए। तो ऐसे रिएक्शन हो जाती है आसानी से। तो आपको बैलेंस भी हो गई, इसका नाम हो गया अमोनियम, लिख लेना, क्लोराइड, ठीक है। ऐसे तो बात समझ में आ गई, रिएक्शन को कैसे करेंगे। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस कैसे करना, देखिए अब बैलेंस करने के लिए अब नीचे देखेंगे, बैलेंस करने के लिए केवल नीचे देखना, परमाणु की तरफ, परमाणु नीचे लिखे जाते हैं। इसके परमाणु कितने, 1, इसके परमाणु कितने, 1, बराबर है। इसके परमाणु Cl के परमाणु कितने, Cl के 3 परमाणु, अभी बताए 3 बार Cl लिखा था, 3 परमाणु है, और Cl के यहाँ कितने परमाणु हैं, यहाँ Cl के 1 परमाणु, 3 बनाना, क्या करना पड़ेगा, 3 बनाने के लिए आपको मल्टीप्लाई 3 का करना पड़ेगा, लेकिन केमिस्ट्री कहती है आपको मल्टीप्लाई 3 यहाँ नहीं करेंगे, कि आगे करना होता है, 3 का गुणा, हो गया 3। अगर 3 Cl कर दिया, लेकिन n अब ज़्यादा हो गए, क्योंकि n का गुणा भी यहाँ करते हैं, और H आपके 4 3 12 H हो गए, n 3 n हो गए, 3 n बनाने हैं, इसमें n है नहीं, इसमें 3 n,
और 12H करने हैं तो क्या करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हो गया 3N और 4 3 12H, हो गया कि नहीं होगा। OH कितने चाहिए, OH आपको 3 चाहिए, देखो OH आपके 3 हो गए। ऐसे रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, हो गई रिएक्शन बैलेंस भी। क्या आपको पूरी तरह से समझ में आई? अगर पूरी तरह से रिएक्शन आपको बहुत अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो मुझे लाइक करें, कमेंट करें, और देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हम ऐसी टेक्निक, ऐसी वीडियो आपको बेहतरीन वीडियो आपको लाते ही रहते हैं। इसलिए आपको सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको बेल आइकन माने घंटी, एक घंटी होती है काले कलर की, उसको भी दबाना। अगर वो नहीं दबाओगे तो आपको समय समय पर जो नोटिफिकेशन हम डालते रहते हैं, पर डे वीडियो डालते हैं, वो वीडियो आपको नहीं मिलेंगे, आपको फिर ढूंढने पड़ेंगे, क्रम से नहीं मिलेंगे वीडियो। इसलिए बेल आइकन घंटी भी आपको, हमारी घंटी जो है, चिन्ह है बेल आइकन, उसको भी दबाना है। और अगर ये वीडियो को क्रम से देखना है, एक एक वीडियो को 1 बाय 1 देखना है, तो हमारी प्लेलिस्ट में आप देखिए, प्लेलिस्ट में जाकर क्लिक करके तब आप प्लेलिस्ट को देखिए कौन से चैप्टर को चल रहा है, कौन सा। ये चैप्टर नंबर आपका 7वां चल रहा है, 7 चैप्टर चल रहा है, उसमें देखिए 7 चैप्टर के क्रम से वीडियो डले हुए हैं, ठीक है। ऐसे नहीं आपको दिखाई देगा, ऐसे आपके इधर उधर के वीडियो आपको बीच में उठ के नए वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। और ये कंपाउंड कैसे बनाते हैं ये भी हमने आपको उसमें वीडियो डाल रखे हैं। ये NH4OH कैसे बन जाता है, सब कुछ हमने डाल रखा। कंपाउंडों को कैसे बनाते हैं, सूत्र कैसे, ये भी हमने सिखा रखे हैं कि यहाँ N के साथ H 4 क्यों आ गए, S के साथ O 4 क्यों आ गए, 2 क्यों नहीं आए, 3 क्यों नहीं आए, ये सब हमने सिखा रखा है। तो आपने देखा, इस तरह से रिएक्शन हम कर लेंगे, ओके। अब बचा है आपका, लास्ट है आपका संकर लवणों का बनना। किसका? संकर लवणों का बनना। संकर लवणों का बनना। बेटा संकर लवण कैसे बनते हैं? संकर लवण भी इन्हीं से बनते हैं। अभी जो लवण थे, लवणों से ही क्रिया करके संकर लवण बनते हैं। लेकिन कुछ लवण ऐसे हैं जो सूखी अमोनिया से क्रिया कर लेते हैं, मतलब बिना जल की उपस्थिति में ही क्रिया कर लेते हैं, अर्थात गैस से ही क्रिया कर लेते हैं। वो कौन कौन से हैं ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसे कौन कौन से लवण हैं जो शुष्क अमोनिया से क्रिया कर लेते हैं? वो हैं आपका AgCl और वो है आपका CuSO4, कॉपर सल्फेट। हाँ, ये जरूरी नहीं कॉपर सल्फेट हो, CuCl2 हो सकता है, मतलब Cu जरूर होगा, Cu मेन पॉइंट Cu, ठीक है। इसीलिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Ag+ से क्रिया या फिर Cu2+ से क्रिया। आई बात समझ में? ये 2 कंपाउंड ऐसे हैं, NCERT बुक में ये दिए गए हैं, ये 2 कंपाउंड ऐसे हैं। इसमें 1-2 कंपाउंड और भी होंगे, लेकिन उनकी रिसर्च चल रही, खोज चल रही है, लेकिन इन दोनों कंपाउंड की खोज हो चुकी है पूरी तरह से। ये 2 कंपाउंड हैं, ये दोनों लवड़ी हैं, ये भी लवड़ है बेटा। जैसे अभी देखो ZnSO4 था, वो भी लवड़ था। सक्रिय, ये कम सक्रिय है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में Cu का स्थान आप देख लेना ऊपर है, इसकी अपचायक क्षमता कम है। और AgCl ये भी विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर है, अर्थात ये भी कमजोर धातु है, ये भी कमजोर धातु है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही? मैं जो बोल रहा हूँ, ये कम सक्रिय धातु, ये भी कम सक्रिय, ये दोनों कम सक्रिय धातु होने की वजह से ये क्या कर लेते हैं, ये संकर लवण बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? संकर लवण। ये वैसे तो खुद में लवण है, लेकिन जब ये अमोनिया से क्रिया करते हैं तो संकर का रूप धारण कर लेते हैं, संकर हो जाते हैं। कैसे होते हैं? तो बात समझ में आ गई। चलिए, तो आप ऐसा मत सोचना कि सर CuSO4 से क्रिया करानी पड़ेगी, यहाँ Cu++ से क्रिया करानी पड़ती है। कहने का अर्थ है यहाँ SO4 के स्थान पर CuCl2 भी हो सकता है, CuNO3 का होल ट्वाइस भी हो सकता है। मतलब ये इधर वाला कंपाउंड बदल जाएगा, इधर वाला कंपाउंड बदल जाएगा, लेकिन इधर वाला नहीं बदलेगा। तो इसलिए हम Cu+ से क्रिया करा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, तो आप इसको लिखेंगे बाद में, इसकी थ्योरी बनाएंगे बाद में, पहले इसको समझ लेते हैं कैसे बनाते हैं। तो मैंने बताया आपको जो संकर लवण, जैसे कि अब हम संकर लवण तो चलो बाद में बताते हैं। ये संकर आयन है। कौन से आयन है? संकर आयन। ये कैसे पहचाना ये संकर आयन है? बेटा आपने डी ब्लॉक के तत्व पढ़े हैं। डी ब्लॉक के जो सभी तत्व होते हैं उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं, तो वहीं से इनका नाम संकर पड़ा। तो थोड़ी देर के लिए संकर आयन मान सकते हो, ठीक है। अभी संकर आयन नहीं बना, लेकिन ये संक्रमण तत्व है। कौन सा तत्व है? संक्रमण तत्व है। लेकिन ये संक्रमण तत्व कैसा है बेटा? विद्युत रासायनिक श्रेणी में लूज है, अर्थात ये कमजोर संक्रमण तत्व है, कम क्रियाशील संक्रमण तत्व। इसको क्या बोलेंगे? कम क्रियाशील
क्रियाशील, कम क्रियाशील संक्रमण तत्व जब अमोनिया से क्रिया करता है तो सूखे में ही अमोनिया कर लेता है। सूखे मतलब इसे पानी लेने की, बिना पानी से ही डका सीधा गटक लेता है इस अमोनिया को, सीधा पेट में ले जाता है अमोनिया को। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब आप देख रहे हो तो ये एक तरह का संकर का रूप धारण करेगा। अब आप इस रिएक्शन से रिएक्शन कैसे होगी, अब रिएक्शन कैसे होगी इस अमोनिया की, तो अब मेरी बात समझना। वैसे इस रिएक्शन को आप नहीं कर पाओगे, मेरी तरीके से पढ़ोगे तो समझ पाओगे। देखिए क्या, इसको थोड़ी देर के लिए जब आप कर रहे हो रिएक्शन, इस थोड़ी देर के लिए इसको मान लो शंकर, भगवान शिव शंकर, इसको मान लो भगवान शिव शंकर, इसको मान लो गंगा मैया, थोड़ी देर के लिए मान लो। वैसे तो खैर ये तो हमने आपको ट्रिक बता रहा हूँ। इसको मान लो गंगा और इसको मान लो आप शंकर, थोड़ी देर के लिए शंकर मान लो। तो क्या करेंगे, शंकर जी क्या करेंगे, इस गंगा को अपनी जटाओं में जकड़ लेंगे, लपेट लेंगे। तो इसका मतलब ये क्या, अमोनिया क्या करेगी, इसके जटाओं में जाकर लिपट जाएगी ऐसे Ag, और इसके पास आ जाएगी NH3। देखो लिपट गई, तो इसके साथ लिपटेगी। अब कैसे लिपटती है वो आपको ध्यान रखना। अब सुनिए, लिपटने का तरीका क्या है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या मतलब बैलेंसी, इसकी ऑक्सीकरण संख्या की दुगनी मात्रा में लिपट जाती है। तो गंगा जी हैं, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 1 है, तो इसका दूना करेंगे, कितना आएगा 2। तो इसका मतलब है यहाँ 2 गंगा आ जाती हैं, अर्थात 2NH3 आ जाती है, एक की बैलेंसी का दूना, तो 2NH3 आ गई। और जैसी शंकर आ जाती, जटाओं में लिपट जाती हैं, जैसी जटाओं में लिपट जाती, जकड़ जाती, तो चारों तरफ से एक बॉक्स आ जाता है। ये रहा शंकर का बॉक्स, ये है शंकर का बॉक्स। इसको शंकर लवण को हमेशा बड़े कोष्ठक में, लघु गुरु कोष्ठक, इसको लघु गुरु कोष्ठक कहा जाता है, इसी लघु गुरु कोष्ठक में ही लिखा जाता हमेशा, याद रखना। अब आपको सर प्लस कहाँ चला गया, तो प्लस आपको ऊपर डिनोट कर सकते हो, ऊपर प्रदर्शित कर सकते हो। तो इस तरह से रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं समझ में आई एक बार फिर समझ लो। अगर मुझे Cu2+ की क्रिया करानी है, किससे करानी है, अमोनिया से क्रिया करानी है, तो आप पहचानो पहले अमोनिया विद्युत रासायन, ये Cu से क्रिया करने जा रहा अमोनिया, क्या Cu सूखे में अमोनिया कर पाएगा, तो आपको रटना पड़ेगा। इसका विद्युत रासायनी में उच्च स्थान है, अर्थात इसकी क्रियाशीलता कम है, अपचायक क्षमता कम है। इससे ये ज्ञात हो रहा है कि अमोनिया सूखे से क्रिया कर जाएगा। और जो अधिक क्रियाशील होते हैं, जैसे Zn है, Fe है ना, Na है, ये जो विद्युत रासायनी में नीचे हैं वो अधिक क्रियाशील हैं। तो वो अगर क्रिया करेंगे अमोनिया के साथ, वो सूखे में क्रिया नहीं करेंगे, वो पानी पीकर क्रिया करेंगे। तो पानी उसमें मिला होना चाहिए, NH4OH होना चाहिए, तभी क्रिया करेंगे। ZnSO4 और FeCl3 और Na2Cl3, NaCl, KCl, कुछ भी नहीं अदर, CdCl2 कुछ भी। समझ में आया बेटा? हाँ, तो ये जब क्रिया करेगा, ये ऊपर है तो क्रिया करेगा सूखे में ही। तो कैसे करेगा, फिर इनको ये शंकर मान लो थोड़ी देर के लिए, ये गंगा मैया मान लो, तो ये शंकर गंगा जी को क्या कर लेगा, अपनी जटाओं में जकड़ लेगा। तो ये रहा Cu और ये रहा NH3, तो ये देखो जटाओं में इसने जकड़ लिया। अब कैसे जकड़ेगा, कितनी जटाएं यूज करेगा, जटाएं माने बाल, जटाएं बोलते हैं इन बालों को। ठीक है, तो कितनी जटाएं यूज करेगा, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है इस समय 2, तो 2 का दूना कितना आएगा 4। मैंने बताया दूना यूज करते हैं, तो आ गया 4। दूनी ताकत से गंगा को लपेट लेते हैं, कौन, शंकर जी। भाई शंकर जी, गंगा तो लिक्विड है, तो लिक्विड को दूनी ताकत से लपेटते हैं, याद रखेंगे, दूनी ताकत हो गया NH4। आगे समझ में। अब इसको हम बॉक्स में बंद कर देंगे, हो गया रिएक्शन। अब 2+ ऊपर लिखा है, तो ऊपर कोष्ठक के ऊपर हमेशा जैसा है वैसा लिख देते हैं। देखिए आसानी से रिएक्शन हो गई। तो गंगा कितनी लपेट गई, 4 गंगा आ गई, तो यहाँ 4 लिख दिया, 4 अमोनिया। तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप पूरी तरह से, एकदम पूरी तरह से फुल एंड फाइनल क्लियर हो गया होगा। तो NCERT बुक में इस तरह से भी रिएक्शन दी गई हैं। अगर मैं इसको प्राइवेट बुक के अकॉर्डिंग करूं, अथवा इन रिएक्शनों को प्राइवेट बुक के अकॉर्डिंग करूं, तो कैसे बनेगा, तो ऐसे बनेगा। इसकी क्रिया प्राइवेट बुक में AgCl के साथ की गई है, किसके साथ, AgCl के साथ अमोनिया की क्रिया अगर हम कराते हैं, तो भाइयों और मेरी बहनों समझना मेरी बात। सिल्वर क्लोराइड, तो आप सिल्वर क्लोराइड में किसको देखोगे, केवल सिल्वर को, संक्रमण तत्व को देखोगे, संक्रमण ट्रांजिशन तत्व, संक्रमण तत्व, क्योंकि यही शंकर है और ये गंगा है, यही शंकर अपनी जटाओं में लपेटेगा। तो कैसे लपेट, इसकी जटाओं में कैसे आएगा, तो जटाओं में आएगा तो NH3 इनके बीच में आएगा, तभी तो शंकर के पास आ पाएगी। तो बीच में आ जाएगी, तो यहाँ जाएगा Ag और बीच में आ जाएगी अमोनिया NH3, और Cl को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देंगे कि भाई Cl भैया थोड़े बाहर आ जाओ। समझ में आ गया। अब इसकी बैलेंसी कितनी होती है, 1, तो
1 का दूना यहाँ क्या आना है 2, तो 2 आ जाएगा और ये कोष्ठक से बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि Cl को बाहर भेज दिया, Cl तो आपका संकर नहीं है, तो Cl को बाहर भेज देंगे और NH3 को यहाँ लगा देंगे, तो ऐसे आपका कंपाउंड बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसमें प्लस माइनस नहीं लिखा जाएगा। ऐसी रिएक्शन, ऐसे इसको भी हम कर सकते हैं इसी टाइप से, इसको नीचे वाली रिएक्शन को भी लिख सकते हैं। प्राइवेट बुक में ऐसे भी दी गई है और ऐसे परीक्षा में आ चुकी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, टिक लगा लेना, मोस्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कॉपर सल्फेट के साथ अगर क्रिया कराते हैं, कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया कराएगी तो क्या बनेगा, ये गंगा मान लो, इसमें Cu संकर एलिमेंट संक्रमण तत्व है, तो ये इसके बीच में आ जाएगा, क्या बनेगा Cu, और बीच में आ जाएगा आपका गंगा जी का नाम है NH3। ठीक है, और इसकी वैलेंसी कितनी है बेटा, 2 है। देखो Cu पे 2 प्लस होते हैं, SO4 पे 2 प्लस हैं, तो 2 का दूना यहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4 कोष्ठक, जैसे ही 4 आ जाएगा, जैसी वैलेंसी लटक जाएगी वैसी कोष्ठक आ जाएगा, और कोष्ठक से बाहर कौन आ जाएगा, जैसे Cl इसके बाहर आ गया ऐसी SO4 बाहर आ जाएगा और ऐसे कंपाउंड बन के तैयार हो जाएगा। ऐसी रिएक्शन हो जाती है। अब इनके नाम और लिख लेते हैं, नाम क्या होंगे तो सुनिए। IUPAC में संकर लवणों को IUPAC में नाम लिखा ही जाता है। संकर जितने भी संकर लवण हैं इनको IUPAC में नाम लिखते हैं। ये जो मैं संकर लवण लिखा रहा हूँ ये आपका चैप्टर नंबर 9 उपसह संयोजन यौगिक, इन संकर लवणों को उपसह संयोजन यौगिक भी कहते हैं, संकुल लवण भी इनको कहते हैं, संकर लवण भी इनको कहते हैं, कम्प्लेक्स कंपाउंड भी इनको कहते हैं, जटिल कंपाउंड भी इनको कहते हैं, कई नामों से इनको जाना जाता है। तो ये पूरा चैप्टर है 9वां, चैप्टर नंबर 9, उनमें इनके बारे में पूरी डिटेल जान जाओगे। ठीक है, तो इनके नाम IUPAC में लिखते हैं। IUPAC में कैसे लिखते हैं, सबसे पहले जो लटके हैं गंगा कितनी लटकी उनके नाम लिखेंगे, कितनी लटकी 2, उसको कहते हैं डाई, 2 माने डाई। और कौन लटकी डाई, गंगा का नाम है अम्मीन, इसमें अम्मीन नाम दिया जाता है, तो डाई अम्मीन। फिर इसका नाम किसने लटकाया, इस गंगा को लटकाया शंकर ने, तो इसका नाम है सिल्वर, तो डाई अमीन सिल्वर। किससे लटकाया, अपनी जटाओं से लटकाया, और जटाएं कितनी थी, जटा थी 1, तो 1 अर्थात फर्स्ट, यहाँ ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं उसकी जटा फर्स्ट, समझ गए। और प्लस चिन्ह माइनस चिन्ह नहीं लिखते, बस उसका मतलब है आयन, तो हो गया डाई अमीन सिल्वर फर्स्ट आयन। ऐसे ही इसको लिखेंगे, इसका नाम क्या होगा, 4 को पहले मैंने बोला जैसे 2 को बोलेंगे डाई, तो यहाँ 4 को पहले बोलेंगे टेट्रा, तो टेट्रा। फिर कौन है, अम्मी बोलेंगे टेट्रा अमीन, गंगा मैया का नाम यहाँ अमीन है, तो टेट्रा अमीन। फिर शंकर का नाम अर्थात कॉपर, टेट्रा अमीन कॉपर। फिर शंकर कितनी जटाओं में इस गंगा को लपेटे हुए, तो 2, तो इसलिए सेकेंड, तो 2 ही तो है बेटा, ये देखो 2 प्लस है, तो सेकेंड, और ये आयन है। ठीक है, सेकंड आपने ये लिख दिया, सेकंड है, तो टेट्रा अमीन सेकंड आयन, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। तो आप कहोगे सर इसका नाम क्या होगा, तो इनका भी नाम आप रख सकते हो, इसका नाम क्या हो जाएगा डाई, फिर अमीन, डाई अमीन, फिर सिल्वर, डाई अमीन सिल्वर, फिर ऑक्सीकरण संख्या इसकी फर्स्ट हो गया। अब इसमें आयन फाइन है नहीं, बाहर जैसे है बाहर को हमेशा क्लोराइड लिखते हैं, तो डाई अमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड हो गया। ऐसे इसका नाम लिखना, तो क्या होगा टेट्रा अमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट, SO4 को सल्फेट कहते हैं, सल्फेट हो जाएगा। तो आई होप पूरी तरह से आपको रिएक्शन बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो मैंने आपको बताया, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर किया करें, और कमी रहती है मेरे पास, अगर मेरे हो सकता है समझाने में कोई कमी रह गई हो, आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आया हो, तो हमें कमेंट करके बताया करें, तो हम इनको दोबारा से आपको अच्छी प्रकार से और नई तरीके से डिज़ाइन करके आपको समझाने का प्रयास किया करें। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।